नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसमें दो टाइप के साइकिल्स होते हैं आपके, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। इसके बारे में देखेंगे। देखिए, आपका जो एनवायरनमेंट है उसका हम लोग ने जब देखा था, उसकी जो सिग्निफिकेंस वगैरह हम लोग ने जो लास्ट वीडियो में नहीं, लास्ट वीडियो में जो हम लोग ने इकोसिस्टम के सिग्निफिकेंस वगैरह देखे थे, उसका मतलब क्या उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं वो देखा था। तो उसमें मैंने बताया था कि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का भी एक काम करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का मतलब ये क्या करता है कि आपका जो न्यूट्रिएंट्स या तो फिर एयर में या तो फिर आपके सॉइल में है, उसको प्लांट्स वगैरह लेंगे, प्लांट से एनिमल्स में जाएंगे, एनिमल्स से अलग अलग एनिमल्स में होते होते फिर वापस से वो सॉइल में या फिर एयर में वापस चला जाएगा। दिस इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, इसी को कहा जाता है न्यूट्रिएंट साइकिल। आपके इकोसिस्टम का या फिर आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट का एक प्रोमिनेंट रोल है यही आपका न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करना। ठीक है, दैट इज वाई पूरा का पूरा वो सर्कल हमेशा चलता था। आप लोग देखेंगे नेचर में हर चीज़ सर्कुलर है। ठीक है, आप चाहे एटम का शेप ले लीजिए या फिर अर्थ का मूवमेंट वगैरह ले सकते हैं सन के आसपास, या फिर अर्थ का अपने आप में मूवमेंट ले सकते हैं, मून का मूवमेंट ले सकते हैं। खैर उसमें नहीं जाएंगे, हर चीज़ आपकी सर्कुलर है। इसी तरीके से आपका न्यूट्रिएंट्स भी हमेशा सर्कुलर मैनर में रोटेट करता है। एक जगह से जाएंगे, फिर दूसरे काफ़ी सारे स्टेजेस वगैरह होके वापस से उसी जगह पे आ जाएंगे। दैट इज वाई इट इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ओके, दो टाइप के होते हैं, दोनों को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। फर्स्ट बेसिक मैं आप लोगों को बता दूं तो न्यूट्रिएंट साइकिल साइकिल जो है ये पूरा का पूरा एक घुमावदार ऐसा वो काम करने वाला है, लेकिन इसमें एनर्जी का कभी भी साइकिलिंग नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का साइकिलिंग हो सकता है, आपका जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका साइकिलिंग हो सकता है, लेकिन एनर्जी का मैंने आप लोगों को बताया, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अभी कुछ पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड है उसमें जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट ही होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑलवेज मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ये कभी भी वापस रिवर्स डायरेक्शन नहीं आती। ठीक है, दैट इज वाई इट इज ऑलवेज अपराइट एंड इट हैज ए यूनिडायरेक्शनल मूव। ओके, तो ये आपका तो आपका जो एनर्जी फ्लो वाला है उसको छोड़ दिया जाए तो वो साइक्लिकल नहीं है, उसके सिवाय जो है वो सारे के सारे आपके साइक्लिकल होते हैं। ठीक है, बारी बारी से देखेंगे एक एक। यहाँ पे पहले देखते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे काम कर रहा है। ठीक है, बेसिक एकदम बेस्ट सिंपल एग्जांपल लिया, कोई तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है जो कि प्लांट्स ने कहीं से इनकॉर्पोरेट किया, या तो फिर सनलाइट से लिया या फिर एयर से लिया या फिर सॉइल से लिया, उसको फिर वो डेड डिकेइंग एनिमल्स या फिर ये एनिमल्स डेड डिकेइंग पत्ते लीव्स वगैरह इसके बार्क वगैरह के टूटने या फिर इसके ब्रांचेस वगैरह टूटने वगैरह की वजह से ये वापस से सॉइल में चला जाएगा, या फिर एनिमल ने खा लिया तो एनिमल के अंदर चला जाएगा, एनिमल से फिर दूसरे कार्निवरस एनिमल्स में चला जाएगा। इस तरीके से वो ट्रांसफर होता रहेगा एंड अल्टीमेटली वापस से वो सॉइल में ही जाने वाला। ठीक है, फिर सॉइल में से वापस से न्यूट्रिएंट उसी तरीके से घूमेगा और फिर वापस से प्लांट के पास जाएगा, उसी तरीके से वापस से एयर में चला जाएगा। तो सेम वो बार बार मतलब ऐसा रेवोल्यूशन वो करता रहता है। दिस इज नोन एज आपका न्यूट्रिएंट साइकिल। ओके, चलिए ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, फटाक से खत्म हो जाएगा। आप लोग समझ में बस आना चाहिए कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हो कैसे रही हो। ओके, तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल की बात की जाए तो फर्स्ट आप लोगों को ये वाला नहीं पहले बताऊंगा, पहले ये वाला बताऊंगा तो ये वाला समझ में आ जाएगा। ओके, ऊपर वाला बाद में समझ में आ जाएगा। पहले बता दूं कि इसमें नेचर ऑफ रिजर्वायर के हिसाब से देखा जाए दो है, गैसियस और सेडिमेंट्री। इसी को हम लोग देखते हुए, ठीक है, हमेशा आप लोग नेचर ऑफ रिजर्वायर के हिसाब से ही आपके जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं उन्हीं को देखते हैं। सेकंड है इनके न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के रिप्लेसमेंट पीरियड के हिसाब से, मतलब अगर मतलब कोई न्यूट्रिएंट है, फॉर एग्जांपल कार्बन है। ठीक है, कार्बन अगर पूरा साइकिल कंप्लीट करके वापस से उसी जगह पे आ जाता है तो फिर ये कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा साइकिल है जो कि कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और वो कहीं पे टूट फूट के डिस्ट्रीब्यूट होता चला जा रहा है, यहाँ से चला था 100 kg, लेकिन वहाँ से चलते चलते घूमते घूमते वो 85 kg 95 kg ही सिर्फ यहाँ पे पहुँच रहा है, बाकी 5 kg काफ़ी सालों के बाद वापस से अगर पहुँचने वाला है तो दिस इज अ इम्परफेक्ट। ओके, ये इम्परफेक्ट कहा जाएगा। तो इसको खैर इसको इतना रेलेवेंस देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ परफेक्ट इम्परफेक्ट है तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके गैसियस साइकिल्स है उनको जनरली परफेक्ट साइकिल्स बोलते हैं, और जो आपके सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं उनको इम्परफेक्ट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो गैसियस साइकिल क्या है? ऐसे साइकिल्स होते हैं जिनका जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है वो गैस है, मतलब एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर कभी भी इनका सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होगा, आपका कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, वाटर हो सकता है। दीज आर ऑल द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट जो कि आपके हमेशा हवा के अंदर, मतलब एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो दैट इज अ गैसियस साइकिल। ओके, नेक्स्ट आपका सेडिमेंट्री साइकिल होता है। सेडिमेंट्री साइकिल का इसका जो रिजर्वायर होता है, इसका जो कहाँ से खजाना आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स आकर है,
ये आ रहा है अर्थ के क्रस्ट में से आता है, ठीक है, ये अर्थ के क्रस्ट से आ सकता है, या फिर आपका वाटर बॉडी को होगा तो उससे मतलब छन छन के आएंगे, ठीक है, तो दैट इज नोन एज सेडिमेंट्री साइकिल। ओके, चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गैसियस साइकिल, जो सबसे पहले आप लोग को चौथी पांचवी क्लास में पढ़ा दिया था, वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल बहुत लोग ने अपने साइंस के प्रोजेक्ट में बनाया बनाया भी होगा, मैंने बनाया था, 2 बार बनाया था। तो मतलब मेरा वही था, फिक्स था कि वाटर साइकिल बना दो और अच्छा मार्क्स मिल जाता था, ठीक है। खैर, इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें वही आपका पुराना वाला वाटर साइकिल आप लोग देख लीजिए। आपका सोर्स ऑफ वाटर क्या है, आपका ओशंस होंगे या फिर रिवर बॉडीज होंगी, बड़ी आपके सीज वगैरह जो होंगी, ये आपके सोर्स ऑफ वाटर होंगे। और ड्यू टू कंटिन्यूस इवेपोरेशन, इवेपोरेशन काफ़ी सारा होता रहेगा, हमेशा रेगुलर बेसिस पे एक्टिव रहेगा, ये आपका ऊपर जाएगा, क्लाउड्स वगैरह बनाएगा। क्लाउड्स इसे आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल में पढ़ाया होगा, काफ़ी सारे साइंस प्रोजेक्ट में लोग यही बनाते हैं, मैं तो यही बनाता, मैंने बताया आप लोग को। ये हमेशा इस तरीके से होगा। इसके अलावा ट्रांसपीरेशन भी करते हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह है तो जो आपके प्लांट्स हैं वो उनके थ्रू भी वाटर वेपर बाहर निकलता है, दैट इज नॉट ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन आप जो कहते हैं उसको रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो इन लोग का प्लांट्स जो कहते हैं उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ का इवेपोरेशन और ये ट्रांसपीरेशन मिला के ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इवेपो ट्रांसपीरेशन, इसको कहा था, ठीक है। तो इवेपोरेशन प्लस वहाँ पर ट्रांसपीरेशन, दोनों को मिला के इवेपो ट्रांसपीरेशन कहा था, ठीक है। तो ये ऊपर जाएंगे, बादल वगैरह बनाएंगे, काफ़ी सारे क्लाउड्स वगैरह बनाएंगे, एंड ये क्लाउड्स वगैरह काफ़ी अपने अंदर मॉइस्चर वगैरह स्टोर करके लेके जाएंगे आपके। ये हर जगह पे बारिश कराने वाले, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये पानी के ऊपर भी बारिश गिरा सकते हैं, और ये जमीन के ऊपर गिराएंगे, तो पानी के ऊपर गिराएगा तो ऑलरेडी वैसे ही चला जाएगा, वापस से ओशन के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर ये जमीन के ऊपर गिराता है तो फिर काफ़ी सारे रीजन से होते होते, कहीं वो स्नोफॉल, कहीं पे वो हेल स्टॉर्म, कहीं पे वो ग्लेशियर, कहीं पे लेक, कहीं पे बारिश, कहीं पे कुछ ना कुछ छोटा छोटा प्रेसिपिटेशन वगैरह की अलग अलग प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स के थ्रू वो सरफेस रन ऑफ होते होते वापस से पानी के अंदर चला जाएगा, मतलब ओशन के अंदर चला जाएगा। दिस इज नोन एज वाटर साइकिल। ये पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है इस तरीके से। ओके, कुछ इन्फिल्ट्रेट भी करेंगे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ इन्फिल्ट्रेट करेंगे, मतलब ग्राउंड वाटर के अंदर भी जाएंगे, तो ये भी ग्राउंड वाटर जो फ्लो होगा वो अल्टीमेटली जाता कहाँ है, आपके ओशन के अंदर ही जाता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर का फ्लो भी अल्टीमेटली ओशन के अंदर ही जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल इन वाटर साइकिल, सॉरी। तो ये आपका वाटर साइकिल का मेन जो क्रक्स है वो इसी तरीके से है, जो आपके मतलब जो आप लोग मैंने समझा दिया वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ किस तरीके से कहाँ कहाँ से जाएगा, बाकी फैला वाला के बेवजह का उसको बड़ा करके आप लोग समझ सकते हो। ओके, तो ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत है, एकदम बेसिक है, तो हम लोग ने पाँचवीं छठी में पढ़ा था, तो आप लोग को पता ही होगा अच्छी तरीके से। वही सेम चीज़ है, बस टर्म्स वगैरह अच्छी तरीके से याद रखिए, जैसे इवेपो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन, आपका इन्फिल्ट्रेशन, ये सब जो शब्द हैं ये सबको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, तो आपके मार्क्स वगैरह अच्छे होंगे। ओके, नेक्स्ट कार्बन साइकिल, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो गैसेस फॉर्म साइकिल। ये सारा का सारा चीज़ यहाँ पे बड़ा सा पढ़ने से बचा है, मैं आप लोग को यहाँ पे फोटो में दिखाता हूँ, आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दो टाइप्स में आप लोग देख सकते हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल हो गया, एक तो एक्वाटिक हो गया, ठीक है। दोनों में देखेंगे कैसे। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल में देखते हैं, तो टेरेस्ट्रियल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा कर रहा है, आपके प्लांट्स अदा कर रहे हैं। प्लांट्स क्या करेंगे, आपके एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। 0.03% ऑफ द एयर कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब तो ये इंक्रीज हो रहा है, 4 की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, अब 38 की तरफ आ चुका है, ठीक है। तो मतलब 0.038 हो चुका है, ठीक है। तो खैर, ये आपका प्लांट्स लोग एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे, एंड इसको इन लोग कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में चेंज करेंगे, ठीक है। और फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होगा ये बायोमास के रूप में कोई हर्बीवर्स एनिमल्स वगैरह खा लेंगे या फिर इंसान खा लेगा, एंड इन टर्न वो उनके अंदर चला जाएगा, एंड फिर जब वो सांस लेंगे या फिर उनके अंदर जब कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का वापस से बनेगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एयर के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। होप का तो आप लोग समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल। ये तो आप लोग नहीं जानते होंगे कि आपका रेस्पिरेशन और क्या बोलते हैं जो प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। वापस से बताता हूँ, आपके एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। 0.03% ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बोलते हैं प्रेस्पिरेशन करेंगे आपके प्लांट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेंगे और वो ऑक्सीजन छोड़ देंगे। क्या ऑक्सीजन का हम लोग का अभी लेना देना नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे लेंगे और इससे बनाएंगे इन लोग कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, और ये कार्बोहाइड्रेट्स आपके अंदर बायोमास के रूप में जाने वाले हैं, मतलब आप खा लो या फिर कोई हर्बीवर्स एनिमल्स वगैरह खा ले, और उसके अंदर वो जाएगा आपका बायोमास के रूप में। ये बायोमास के रूप में जो उनके अंदर स्टोर होगा
धीरे धीरे वो ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन जब करेगा तो उसमें से रिलीज होगा वापस से कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इन दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट ऑफ दैट एनिमल इन द फॉर्म ऑफ जब आपका रेस्पिरेशन में जो एक्सेल करेगा प्रोसेस, एक्सेल प्रोसेस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टेरेस्ट्रियल रीजन में होगा, ठीक, ओके। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका कार्बन है, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर जो हर्बीवरस एनिमल उसकी डेथ हो जाती है, तो वो कार्बन का जो फॉर्म रहेगा वो चला जाएगा वापस से सॉइल के अंदर, एंड सॉइल में से फिर वो धीरे धीरे करके किसी ना किसी रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वापस से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। चाहे कार्बन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, अल्टीमेटली वो मिलने वाला ही है एयर के अंदर, ओके। तो दिस इज ऑल इन द आपका टेरेस्ट्रियल सेक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप आपके वाटर सेक्शन में आते हैं, तो आपके जो आपका जो ये आपका ओशन होता है, इसके ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत ही मतलब लालची रहता है, हमेशा इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ओशन के नीचे भी तो काफ़ी सारे आपके फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह काम कर रहे हैं, एल्गी वगैरह काम कर रहे हैं, जो कि क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब एब्जॉर्ब करते हैं और उससे खाना बनाते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलर बेसिस पे आपका जो ऊपर का जो सरफेस लेयर होगा उसके अंदर बार बार मिक्सअप होता रहता है, ठीक है। तो ये जो आपका फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह है, ये क्या करेंगे, इन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेंगे, खाना बनाएंगे, ठीक है। सेम वैसे जैसे यहाँ पे प्लांट्स कर रहे हैं, वही सेम यहाँ पे करने वाले हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, और वो उसका कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्जन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्ट हो चुका रहेगा वो उनके अंदर स्टोर होगा, एंड कोई फिशेस, कोई भी स्मॉल फिशेस जो आएंगी वो इनको जब खाएंगी, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगी, तो उनके अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो उनके अंदर चला जाएगा, और फिर वहाँ पे वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू टूटेगा, और फिर वापस से ये ऐड ऑन हो जाएगा आपके एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में या फिर कार्बन के अंदर, ठीक है। अगर वो नहीं वहाँ पे ऐड ऑन होता है तो किसी भी न तरीके से अगर वो जो फिशेस हैं वो वहाँ पे डेड भी हो जाती है, मर जाती हैं, तो भी वो सड़ेगा सड़ेगा, तो उसमें से फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा, और अल्टीमेटली वो घूम फिर के कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में या तो कार्बन या तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वापस से रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में वापस चला जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल इन द एक्वेटिक वाला सेक्शन, या आपका टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों भी आप लोगों को समझ में आ गया होप करता हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट, नाइट्रोजन साइकिल। ये थोड़ा सा मतलब मुझे याद है अच्छी तरीके से एग्जाम में हमेशा नाइट्रोजन साइकिल बहुत पूछता था, क्योंकि कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल तो एकदम सिंपल था, नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता था, तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता था इसको याद करना, बट मेरे लिए बहुत आसान था, मुझे बहुत मज़ा आता था इसको पढ़ने में, ओके। यहाँ पे दो प्रोसेस आप लोगों को किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है, एक तो है नाइट्रिफिकेशन और एक है डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। दोनों आप लोगों को याद रखना है। देखिए आपका नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, आपका 78% ऑफ द एयर, ठीक है। एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर 78% आपका नाइट्रोजन घूम रहा है, ठीक है। N2 हमेशा घूम रहा है एकदम प्योर, कुछ भी डिवॉइड ऑफ एनी परेशानी, वहाँ पे आराम से घूम रहा है। इसके अलावा वॉल्केनिक इवेंट्स वगैरह होंगे, या फिर आपके जो केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह होंगी, या फिर कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं जो जानवर होते हैं उनके अंदर भी अमोनिया वगैरह बनता रहता है, तो ये सभी आपका नाइट्रोजन वगैरह रिलीज करता है, ओके। ये नाइट्रोजन, सॉरी, ये नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, ओके, या फिर नाइट्राइट्स में पहले कन्वर्ट होता है, उसके बाद नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। बट वी विल टेक कि नाइट्रेट्स में सीधा कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमको इतना नाइट्रेट्स में हुआ, फिर नाइट्राइट से हुआ, फिर नाइट्रेट से फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हुआ, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होने वाला ये आप लोग को याद रखना, ओके। क्योंकि नाइट्रेट्स जो होते हैं ये आपके प्लांट्स वगैरह अच्छी तरीके से उसको एसिमुलेट कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं, उसको अपने अंदर आप कैसे एब्जॉर्प्शन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो नाइट्राइट्स होता है उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। तो हम लोग सीधा लेंगे कि नाइट्रिफिकेशन के थ्रू ये सीधा सीधा कन्वर्ट होने वाला है आपके नाइट्रेट्स के अंदर, ओके। खैर वो छोड़िए, इसके ये आपका जो नाइट्रोजन है, ठीक है, NH जो आपका नाइट्रोजन है N2 आपके एयर के अंदर, इसके इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ये कैसे, ये नाइट्रेट्स में कैसे कन्वर्ट होगा वो मैं आपको बताऊं। आपके जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, आपके जो दाल वगैरह के जो पल्सेस वगैरह होते हैं ना, उनके जो रूट्स होते हैं, सपोज कीजिए ये प्लांट है, इसके जो रूट्स है ना, इस रूट्स के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं। ये गांठों के अंदर ना राइजोबियम, ये ऐसे कुछ बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं जो कि नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस करता है, ठीक है। ये नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस करता है, मतलब ये क्या करता है, ये एयर में से जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। पहले नाइट्राइट्स में होगा फिर नाइट्रेट्स में होगा, तो हम लोग को नाइट्रेट्स ही याद रखना है, ओके। तो नाइट्रेट्स में इन लोग कन्वर्जन करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। मतलब इन्होंने क्या किया, आपका वहां से उठाया
ओके, तो होप करता हूँ समझ में आ गया, थोड़ा सा ग्लिचेस आ गया था इसकी वजह से रुक गया था, कोई बात नहीं। वापस से देखते हैं, ये आपका जो लेग्यूम प्लांट्स हैं, जो आपके लेग्यूम प्लांट्स हैं, उनके रूट्स के अंदर आपके नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे सुडोमोनास, सुडोकोकास, आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, ये सब सब यहाँ पे उनके अंदर बैठे रहते हैं, ठीक है। उनकी कॉलोनी कॉलोनी रहती है, और ये आपके जो रूट नोड्यूल्स हैं उनके अंदर ये बैठे रहते हैं, और ये क्या करते हैं, आपका एयर में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको वो नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और ये नाइट्रेट्स जो होता है वो प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये रूट्स के अंदर है, रूट्स के अंदर ये यहाँ पे नाइट्रेट्स को बना रहे हैं, नाइट्रेट्स को बनाएंगे तो ये प्लांट जो है ऑटोमेटिकली उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड ये प्लांट जो एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका ये उपयोग क्या करेगा, एज ए फर्टिलाइजर कर रहा है अपने लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नया खाना वगैरह बनेगा, और ये जो खाना बनेगा वो अल्टीमेटली हर्बीवरस प्लांट्स वगैरह, हर्बीवरस एनिमल्स वगैरह खाएंगे, फिर कार्निवरस वगैरह खाएंगे, वो यूरिन करेंगे या फिर जो गंदगी वगैरह करेंगे, शीट वगैरह जो निकालेंगे, वो सारा का सारा सब नाइट्रोजन उसके अंदर होगा, और फिर वो वापस से आपके सॉइल के अंदर वापस से मिक्सअप हो जाएगा। इन केस ये क्या बोलते हैं, सॉइल के अंदर मिक्सअप नहीं होता है, तो अगर हार्ड फॉर्म में रहेगा तो उनके ऊपर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करना स्टार्ट करते हैं, ओके। सपोज ये थोड़े मतलब शिट मतलब आप एनिमल को पकड़ लीजिए, एनिमल ने शिट कर दिया यहाँ पे, तो अब उसके ऊपर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनके ऊपर ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, और ये जो आपका शिट है उसको फाइनल फाइनल पार्टिकल्स में मतलब तोड़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन प्रोमिनेंट होता है, नाइट्रोजन रिलीज कर दिया जाएगा वापस से आपके गैसेस फॉर्म में आपके एयर के अंदर, ठीक है। तो दिस इज ऑल, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से वापस से आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाई दे आर नोन एज मोर स्टेबल एंड कंप्लीट, या फिर परफेक्ट साइकिल बोला जाता है इनको, इसीलिए, ओके। तो ये आप लोग को याद रखना है, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सब याद रखना है, और सुडोमोनास, सुडोकोकास, ये सब आप लोग को याद रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट। अच्छा हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि यहाँ पे लाइटनिंग जो होती है इसके थ्रू भी आपके सीधा नाइट्रेट्स में कन्वर्जन होता है, ओके। ये जो मतलब अगर एयर के अंदर आपका जो नाइट्रोजन जो हमेशा अवेलेबल है उसके ऊपर अगर लाइटनिंग गिरती है, जो आपकी बिजली कड़कती है ना, तो अगर बिजली कड़कती है ना तो उसके वजह से भी ऐसा होता है कि इसके इसके आसपास के जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है ये इससे मिल जाएंगे, और ये नाइट्रेट्स बना देंगे या फिर नाइट्राइट्स बना देंगे, विच विल अल्टीमेटली फॉल टुवर्ड्स ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगा, और ये ग्राउंड पे आने के बाद इसको ये नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, जो इजीली एसिमिलेटेड हो जाएगा आपके प्लांट्स के द्वारा, ओके। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट साइकिल्स में से पहला, ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल्स जो होते हैं उनको इम्परफेक्ट साइकिल, जैसे मैंने आपको बताया, तो सेडिमेंट्री साइकिल्स मतलब इनका रिजर्वर क्या होता है, आपके ग्राउंड का क्रस्ट जो होता है वो आपका मेन रिजर्वर होता है, ठीक है। इसमें पहला है फॉस्फोरस साइकिल। देखिए फॉस्फोरस साइकिल और इसके बाद जो है कैल्शियम साइकिल, दोनों का प्रोसेस एकदम सेम है, ठीक है, एकदम भी सेम है, वही सेम टू सेम आपका एक सोर्स से निकलेंगे और फिर घूम फिर के आपका, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मतलब कैल्शियम साइकिल तो मैंने अभी रिसेंटली इसको पढ़ा था, और पूरा का पूरा प्रोसेस एकदम कॉपी पेस्ट फॉस्फोरस साइकिल का है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इनकेस यूपीएससी ने कैल्शियम साइकिल पूछ लिया फॉस्फोरस के बजाय, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, सेम टू सेम प्रोसीजर, कुछ भी नहीं, बस जहाँ जहाँ पे फॉस्फोरस लिखा है वहाँ पे कार्बन कैल्शियम लिखिए, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, इस फॉस्फोरस साइकिल देखेंगे तो उसका आप लोगों को कैल्शियम साइकिल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फॉस्फोरस साइकिल, जो फॉस्फेट्स होते हैं ना वो आपके मिट्टी के अंदर होते हैं, ये जो आपकी पथरीली जो जमीन होती है ना उसके अंदर फॉस्फेट्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉस्फेट्स जो है इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द माइंस वगैरह से, ठीक है, इनको माइंस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये माइंस के जो एक्सट्रैक्टेड फास्फोरस है या तो फिर सीधे सीधे आपके चले जाएंगे कहाँ पे, इंडस्ट्रीज वगैरह में चले जाएंगे, और इसका फॉस्फेट फर्टिलाइजर वगैरह बना दिया जाएगा, ठीक है। बट इन केस ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, तो एक और तरीका है, ये तो आपका आर्टिफिशियल तरीका हो गया कि आपके आपने माइन से निकाला और उसको ले जाके आपके फैक्ट्री वगैरह में करके उसका सीधा फर्टिलाइजर बना के मार्केट में बेच दिया, ठीक है, दैट इज एन आर्टिफिशियल वे। बट एक और तरीका है, सपोज कीजिए कि ये आपका पूरा का पूरा लैंड जो है ये आपका फॉस्फेट से भरा पड़ा है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो बारिश वगैरह होगी तो ये रन ऑफ पानी के अंदर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये रन ऑफ के साथ कितना सारा फॉस्फेट भी तो बह के चले जाने वाले ना, और ये तो रन ऑफ जो है ये तो बहुत ही सॉल्युबल फाइन मतलब आपका फॉस्फेट्स वगैरह लेके जाएगा, ओके। सॉरी, ये जो पानी जो जा रहा है, जो बारिश का पानी है, सॉरी,
इसके अंदर जो फॉस्फेट डिसॉल्व होने वाला है ये तो बहुत ही मतलब फाइन टाइप का होगा ना, इजीली सॉल्युबल होगा। तो ये सॉल्युबल होके इसके साथ चला गया आपके नीचे जो भी वाटर बॉडीज होगा उसके अंदर चला जाएगा। ओके, अब वहां पे जो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो खाना बनाते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये उनके लिए न्यूट्रिशियस हो जाता है, उनके लिए आपका क्या बोलते हैं खाद जिसको कहा जाता है आपका फर्टिलाइजर का काम करता है। तो फर्टिलाइजर की तरह काम करेंगे तो वो और ज़्यादा ग्रो करेंगे और ज़्यादा ये फॉस्फेट्स वगैरह उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। एंड जितना ये बढ़ते चले जाएंगे उतने आपके फिशेस वगैरह उनको खाना स्टार्ट कर देंगी। ओके, तो ये फिशेस वगैरह इनके ऊपर जितना खाना खाएंगी तो ये फॉस्फेट्स वगैरह उनके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कि इसके ये फिशेस फिर बाद में इंसान खाएगा, इंसान से भी फास्फोरस वगैरह उन मतलब गंदगी वगैरह के थ्रू वापस से सॉइल के अंदर चला जाने वाला। ठीक है, तो हालांकि मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि ये इम्परफेक्ट इसीलिए होता है क्योंकि इसको वापस से अपने सोर्स पे आने के लिए, मतलब इसका सोर्स क्या है, मिट्टी है, मिट्टी के अंदर वापस से आने के लिए युगो युगो लग सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जितना इसने दिया है उससे काफी कम वापस है। अब यहाँ से समझिए ना, यहाँ से कितना ज्यादा फॉस्फेट पानी के थ्रू गया, लेकिन जो फिशेस के अंदर गया या इंसानों के अंदर जो गया वो वापस आने वाला है क्या? जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक तो आने वाला है नहीं, जब तक फिशेस मरेंगे नहीं तब तक वापस आने वाला नहीं है। ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज इम्परफेक्ट टाइप ऑफ साइकिल। ओके, खैर इस पे मुझे याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को पेरू के मैपिंग में बताया, आप लोगों ने अगर पेरू का मैपिंग देखा होगा तो आप लोग को पता होगा कि मैंने आप लोगों को हमेशा हमेशा बार बार बताया, वहाँ पे सीगल का एक इवेंट मैंने बताया। ठीक है, वहाँ पे जो एक चिड़िया पाई जाती है, ठीक है, ये काफ़ी बहुत सारी जगह पे पाई जाती है, सिर्फ वहीं पे नहीं पाई जाती, लेकिन वहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ करती है जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे, कि पेरू हम लोग को बहुत सा फॉस्फेट जो है फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, बहुत ज़्यादा हमारे पास फॉस्फेट्स वगैरह नहीं पाए जाते। ठीक है, तो हम लोग इसका बहुत सारा क्या बोलते हैं इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे पेरू से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि सीगल जो है वो क्या करती है, वो वहाँ के फिशेस को खाती है, और जो फिशेस हैं उनके अंदर फॉस्फेट की मात्रा यहाँ से बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, वहाँ की जो ज़मीन से अपवेलिंग होती है, मैंने आप लोगों को बताया कोल्ड हम्बोल्ट करंट जब वहाँ पे काम करती है तो कोल्ड अपवेलिंग होती है, कोल्ड अपवेलिंग जो होती है वो अपने साथ फॉस्फेट्स लेके आती है, ये फॉस्फेट्स आपके फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर चले जाते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन्स फिर फिशेस खाती हैं उनको, और फिर ये फिशेस को सीगल्स खाते हैं। ठीक है, तो ये सीगल्स की जो शिट होती है उसको गुआना कहते हैं। ठीक है, गुआनो कहते हैं। ठीक है, गुआनो कहते हैं, ये जो सीगल का जो शिट होता है मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है उसको गुआनो कहा जाता है। इस गुआनो में बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, फॉस्फेट पाया जाता है विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द आपके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में। तो ये इससे यहाँ पे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वगैरह बनाया जाता, फॉस्फेट फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं, आपके फॉस्फेट फर्टिलाइजर बनाने में ये काम आता है, और फिर ये अल्टीमेटली आता है इंडिया में भी आता है और अदर कंट्रीज में भी जाता है, बट वी आर कंसर्न विद इंडिया ओनली। ओके, तो फास्फोरस साइकिल और कैल्शियम साइकिल बोथ सेम इसी प्रोसेस है। कैल्शियम में ये जो आपका मिट्टी से जो फॉस्फेट जा रहा था उसके बजाय मिट्टी से कैल्शियम चला जाएगा, आपके माइनिंग वगैरह के थ्रू कैल्शियम वगैरह का निकालने का प्रोसेस है, लेकिन हम लोग मतलब सेम वैसे जैसे आपका फास्फोरस साइकिल था सेम टू सेम वैसा वैसा यहाँ पे वो करेगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट साइकिल ऑफ दिस वीडियो सल्फर साइकिल। ठीक है, सल्फर साइकिल सेम वैसा का वैसा काम करेगा, बट यहाँ पे सोर्स ऑफ जो रिजर्वायर है वो आपका वापस से गैस हो जाएगा। ठीक है, गैसियस फॉर्म में, क्यों? क्योंकि सल्फर जो है एक्चुअल जो मेटल फॉर्म में होता है वो हार्ड होता है, रॉक की तरह होता है, पत्थर की तरह होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा मतलब हमेशा एक्टिव नहीं होता, ये सल्फर डाइऑक्साइड जब हो जाएगा तभी ये एक्टिव होगा और रिलीज होगा गैसियस फॉर्म में, और ये हवा में तैरेगा। ओके, तो इसका सोर्स क्या है? मोस्ट ऑफ द सोर्स इसका कहाँ से है? आपका वॉल्केनोस, वॉल्केनोस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो आपके वॉल्केनोस है। इसके अलावा जो कुछ आपके कंपनीज वगैरह हैं, जो आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह, जो केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वो आपके सल्फर के हैं, सल्फर के बगैर शायद ही कोई केमिकल इंडस्ट्री जो काम करती होगी। ओके, उसके अलावा वाटर के अंदर आपके सल्फेट मॉलिक्यूल्स हमेशा अवेलेबल होता है। क्यों? क्योंकि जिस जमीन के अंदर मतलब जो नीचे का जो रॉक्स है उनके अंदर सल्फर पाया जाता है, और वो सल्फर जो है वो धीरे धीरे ऑक्साइड बनाता है, सल्फर सल्फेट्स वगैरह बनाता है, और ये वाटर के अंदर हमेशा डिजॉल्व फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये आपका जो सल्फेट्स हैं ये सेम क्या होगा कि
एयर के अंदर रिलीज कर दिए गए हैं, तो इनके अंदर बारिश वगैरह इनका मतलब ऐड हो जाएंगी, इसके अंदर H2O इनकॉर्पोरेट होगा और सल्फोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, सल्फोनिक एसिड बनेगा जो कि एसिड रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एसिड रेन यहाँ पे गिरेगा, जमीन के ऊपर गिरेगा और अल्टीमेटली प्लांट्स वगैरह उसको वापस से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड फिर उसका कुछ उसके खाने वगैरह में ऐड हो जाएगा एंड फिर वहाँ से वो हर्बीवर्स एनिमल्स में जाएगा, एनिमल्स पे फिर उसके बाद कार्निवर्स एनिमल्स वगैरह में जाएगा। ठीक है, और सेम सर्कल वैसे वैसे होते होते घूम फिर के या तो फिर जमीन के अंदर पूरा का पूरा सल्फेट चला जाएगा या फिर पानी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इंसान ने अगर सपोज कीजिए ये हर्बीवर्स एनिमल्स को खाया तो फिर उसके अंदर चला गया और फिर वो जब गंदगी वगैरह निकालेगा अपने शरीर से, एक्सक्रीटा वगैरह निकालेगा, तो वो फिर क्या बोलते हैं या फिर पानी के अंदर डंप किया जाएगा या फिर वो लैंड के अंदर डंप किया जाएगा। तो अल्टीमेटली वो वापस से लैंड और क्या बोलते हैं पानी के अंदर ही जाने वाला है। तो घूम फिर के वापस घूम फिर के उसी तरीके से आने वाला है ये आपका सल्फर साइकिल। ओके, होप करता हूँ आप लोगों को सारे साइकिल समझ में आ गए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट बस समझ में आ जाए कि ये रिजर्वायर कहाँ से आ रहा है, उसके मेन सोर्सेस वगैरह क्या है, बस और कुछ नहीं। और बाकी तो आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से सोच समझ के भी कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक कैसे पढ़ते हैं। थैंक यू मैच, चलिए।